हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और जो हम लोग यूपीपीएससी के द्वारा जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसमें आज एक नए टॉपिक को हम लेकर यहाँ पे आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट के ही तीसरे पार्ट के रूप में लेकर आए हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज जो कि किसी चीज़ या मिनरल या किसी विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं, ऐसे रोगों के बारे में देखेंगे। इसके बाद उसी में हम लोग एक नए पॉइंट को देखेंगे जिसका नाम है नॉन कंटेजियस, यानी ऐसे रोग जो कि संक्रामक नहीं होते। यानी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दो तरीके के डिजीज आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होगा आपका कंटेजियस, यहाँ पे ऐसे रोग होते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं जो कि संक्रामक होते हैं। बेसिकली इसका हिंदी का मतलब आप समझिए कि संक्रामक होता है। इसका हिंदी में मतलब संक्रामक। ओके, ऐसे रोग जो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वो मतलब मतलब पर्सन होता है वो भी उस रोग से संक्रमित हो जाता है। यानी कंटेजियस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर चल रहा है, कैरी कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आने से उस पर्सन को भी वो बीमारी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी बीमारी कौन सी होती है, तो आपका जो सर्दी जुकाम होता है वो होती है, यानी कोल्ड की बात कर लीजिए या फ्लू की बात कर लीजिए। इसके अलावा जो कोविड-19 आया हुआ था वो भी काफ़ी खतरनाक बीमारी था। बेसिकली वो कंटेजियस टाइप का ही था। ओके, क्यों? क्योंकि मतलब जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा था उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो दूसरा पर्सन भी पॉजिटिव आने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते थे बेसिकली। ओके, यहाँ पे जो हम अध्ययन करेंगे आज हम लोग वो होगा आपका नॉन कंटेजियस, यानी ऐसा मतलब बीमारी जो कि असंक्रामक होता है। बेसिकली ये असंक्रामक असंक्रामक इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी बीमारी कैरी करने वाला जो पेशेंट होता है उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो सामने वाले दूसरे वाले पेशेंट मतलब पर्सन को वो बीमारी नहीं होती। ओके, तो ऐसी बीमारियों को नॉन कंटेजियस बोलते हैं। और अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जैसे सपोज कीजिए डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ एक तरीके का नॉन कंटेजियस बीमारी है। ओके, और इसके साथ साथ आप कैंसर को भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी किसी कांटेक्ट के आने पे ऐसी बीमारी ये फैलती नहीं है। ओके, तो बेसिकली ऐसी बीमारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और कुछ और तरीके की जो बीमारी है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो इसका एक नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि प्लांट डिजीज हैं कुछ, उनके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो पहला सवाल है स्टूडेंट वो कह रहा है कि अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। यानी कहने का मतलब है कि अर्थराइटिस जो होता है ह्यूमन में वो किसकी वजह से होता है, यानी किसके डिपोजिशन से होता है, जो कि जॉइंट्स में बेसिकली ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स में इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके डिपोजिशन से ह्यूमन में आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आर्थराइटिस आखिर होता क्या है। ओके, आर्थराइटिस इसी को हम लोग गठिया जोड़ कहते हैं, गठिया रोग, गठिया रोग। ओके, ये बेसिकली एक तरीके की बीमारी होती है और ये इंसान में तब होती है जब इंसान की हड्डियों में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उसमें यूरिक एसिड का जमना हो जाता है। यानी किसी भी पर्सन के जो जॉइंट्स होते हैं, यानी जो बोन के जॉइंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर उसमें यूरिक एसिड का जमा हो जाए, यूरिक एसिड का अगर जमा हो जाए उस जॉइंट्स में, तो उस पर्सन को आर्थराइटिस होने की चांसेस होते हैं। ओके, ये काफ़ी पेनफुल होता है अगर वो जो गाउट वाला कंडीशन आ जाए, यानी जब किसी पर्सन की जॉइंट्स में यूरिक एसिड जम जाता है तो उस कंडीशन को गाउट बोलते हैं। ये काफ़ी पेनफुल होता है, पेनफुल। ओके, तो बेसिकली ये आर्थराइटिस होने की कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं। इट कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर। ओके, अब मल्टीपल फैक्टर में बहुत ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं, उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, लेकिन मल्टीपल फैक्टर ये होते हैं, किसी एक फैक्टर के द्वारा आर्थराइटिस नहीं होता। ओके, तो आर्थराइटिस बेसिकली जब किसी पर्सन के जॉइंट्स, यानी जो आप यूँ कह लीजिए कि
दो हड्डियों का जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पे अगर यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो गया यानी जम जाए तो उस पर्सन को आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस जो होता है वो यूरिक एसिड के जमाव से होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द पीपल हु ईट्स कुक्ड फूड विद एडल्टरेट मस्टर्ड ऑयल, यानी मिलावटी जो सरसों के तेल होते हैं, अगर कोई इंसान मिलावटी सरसों के तेल से बना हुआ खाना खाता है तो उसे एक बड़ी खतरनाक बीमारी होने के चांसेस होते हैं जिसका नाम है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी एक तरीके की बीमारी है, ड्रॉप्सी इसका नाम है। ये बीमारी बेसिकली तब होती है इंसान में जब वो इंसान मिलावटी सरसों के तेल खाता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी पर्सन को ड्रॉप्सी होने का। ओके, क्योंकि प्योरिटी का चांस बहुत ही लगभग न के बराबर है, क्योंकि जो पर्सन मतलब यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो सरसों के तेल लगभग आपको मिलावटी ही मिलेगा। ओके, सरसों का जो तेल होता है वो आज के समय में अगर देखा जाए तो मिलावटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो यही रीज़न है कि किसी भी पर्सन को ड्रॉप्सी होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। ओके, तो सवाल ये कह रहा है कि द पीपल हु ईट कुक्ड फूड विद एडल्टरेट मस्टर्ड ऑयल कैन कॉज डेंजरस डिजीज ड्रॉप्सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन में नॉट बी करेक्ट। उसमें पूछ रहा है कि चार ऑप्शन देके पूछ रहा है कि इसमें से ड्रॉप्सी होने के चांसेस किस ऑप्शन की वजह से नहीं होगा। ओके, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है कि आर्जिमोन ऑयल एडल्ट्रेशन, यानी आर्जिमोन के तेल में जो मिलावट होती है उसकी वजह से। दूसरा दे रखा है कि मस्टर्ड ऑयल में साइनाइड की मिलावट से। ओके, तीसरा दे रखा है कि जो मिलावटी तेल होते हैं उसमें राइस हस्क होता है जो जिसे हम लोग भूसी कहते हैं, भूसी, उसकी मिलावट से। एंड चौथा कह रहा है आपका कि व्हाइट कलर एडल्ट्रेशन, यानी सफेद कलर की मिलावट से। ओके, तीन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि एडल्ट्रेशन ऑफ राइस हस्क इन ऑयल, यानी किसी ऑयल में भूसी को मिलाने से जो मिलाने से ये ड्रॉप्सी रोग होने के चांसेस लगभग न के बराबर होते हैं। ओके, तो ये पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है इसके मिलावट से ड्रॉप्सी रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ये कह रहा है कि इसमें इसके मिलाने से जो ड्रॉप्सी रोग होगा उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। यही रीज़न है कि ये सही नहीं होगा इसमें, और यही करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि नॉट बी करेक्ट पूछा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस सवाल का मतलब आप लोग समझ पाएंगे। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द डिजीज हिस्टीरिया जनरली ऑकर इन विच ग्रुप। एक डिजीज होता है जिसका नाम है हिस्टीरिया। ओके, ये एक तरीके का मेंटल बीमारी होता है, मेंटल डिसऑर्डर। इसमें जब कोई पर्सन या फीमेल, जनरली ये फीमेल में ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जनरली फीमेल में होता है जब कोई फीमेल बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस कंडीशन में आए, इमोशनली स्ट्रेस यानी बहुत दबाव में हो अगर इमोशनली कंडीशन। ओके, तो उसको हिस्टीरिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि जो हिस्टीरिया डिजीज होता है जनरली किस ग्रुप में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैरिड वुमेन यानी शादीशुदा औरतों में, या बहुत ही बुजुर्ग औरतों में, यंग वुमेन में, या यंग मैन एंड वुमेन में। ओके, तो मैंने जनरली आपको बताया कि जो हिस्टीरिया रोग होता है जनरली वो फीमेल में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही चला गया क्योंकि यहाँ पे मेन दे रखा है। ओके, अब सवाल ये है कि जो सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस कंडीशन अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो तनाव आपको देखने को मिलेगा वो आपको यंग वुमेन में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंग वुमेन। और एक इसमें अनमैरिड वुमेन भी लिख लीजिए आप, अनमैरिड वुमेन, यानी दो जो ग्रुप होता है यंग वुमेन का या अनमैरिड वुमेन का, उसमें हिस्टीरिया रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काजेज, यानी आयोडीन की कमी से इन चारों ऑप्शनों में दिए गए किस रोग, कौन सा रोग होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने पिछले वाले लेक्चर में बात किया था कि ये विटामिन ए की कमी से होती है, न कि आयोडीन की कमी से। ओके, तो बेटा ये ऑप्शन नंबर ही चला गया। ओके, कैंसर की अगर बात किया जाए तो कैंसर जो होता है वो आयोडीन की कमी से नहीं होता है।
आखिर कैंसर होता क्या है स्टूडेंट? तो कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी जब किसी पर्सन में जो सेल्स होते हैं उनको एक नॉर्मल कंडीशन में अगर ग्रो कर रहा है तो फिर तो ठीक है, बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। लेकिन जब उसी पर्सन में जब सेल्स अनकंट्रोल डिवीजन होने लगते हैं तो उस पर्सन को कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाता है। ओके, इसके बारे में जब कैंसर वाला टॉपिक आएगा तो डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सिंपली आप इतना समझिए कि जो कैंसर होता है जब किसी पर्सन में जो सेल का डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल हो जाए, सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कहने का मतलब अनकंट्रोल्ड इन द सेंस ये है कि कोई सेल, अगर सपोज कीजिए कोई एक सेल है, ये रैंडमली कई सेल में डिवाइड होने लगे और वो सेल जो होता है उसके नेबरिंग जो सेल होती है वो भी ऑटोमेटिकली मल्टीपल डिवीजन करने लगे। ओके, तो ये सेल क्या होता है, एक सेल से 2 में बना, 2 से 4 में बना, 4 से 8, उस कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। ओके, गॉइटर की अगर बात किया जाए, गॉइटर को ही हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड के मॉल फंक्शन की वजह से होता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आयोडीन की जो कमी वाला डिफिशियंसी रोग पूछ रहा है वो आपका घेंघा रोग ही हो जाएगा, क्योंकि घेंघा रोग तभी होगा जब थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें आयोडीन की आपको कमी हो जाए। चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक तरीके का बोन डिजीज है, यानी ये हड्डियों में होता है, बोन डिजीज। ओके, तो अब हड्डियों में ये कैसे होता है, जब ये डिजीज होता है, सपोज कीजिए कि किसी इंसान का जो बोन है वो काफी वीक हो रहा है, वीक एंड डक्टाइल। ओके, तो बेसिकली जब किसी पर्सन की जो हड्डियां होती है वो बीन हो जाए और ये मतलब बहुत ही आसानी से टूटने के चांसेस हो जाते हैं, यानी पोरस कह लीजिए आप, पोरस भी हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोरस का मतलब होता है छिद्रनुमा बेसिकली। तो जब किसी पर्सन की जो हड्डियां होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, यानी बहुत ही आसानी से टूटने के उनके चांसेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो मैंने चारों ऑप्शन को मतलब समझाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि शॉर्टेज ऑफ विच ऑफ एलिमेंट कॉजेज गॉइटर डिजीज, यानी जो घेंघा रोग होता है इन चारों ऑप्शन में से किसकी कमी से होता है या किसके शॉर्टेज से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से होता है? नहीं। कैल्शियम की कमी से होता है? नहीं। आयोडीन की कमी से होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस की कमी से होता है? बिल्कुल नहीं। ओके, तो गॉइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। पिछला सवाल और ये सवाल मिलते जुलते हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रियोमेटिज्म, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर या रिकेट्स। आयोडीन की बात यहाँ पे कर रहा है तो रियोमेटिज्म होगा? नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी नहीं होगा। ओके, तो बचा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट। ओके, जब कोई इंसान पॉलिश्ड राइस का उपयोग करता है तो उसे क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो वेरी वेरी, गॉइटर या नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। मैं पिछले वाले लेक्चरों में मिलाकर अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शन को डिटेल में आपको बता रखा है, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो अगर कोई इंसान पॉलिश्ड राइस का उपयोग कर रहा है तो उसे बेरी बेरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गॉइटर की बात किया जाती है आयोडीन की कमी से होगा। नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात किया जाए तो ये विटामिन ए की कमी से होगा। और कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात किया जाए तो ये जेनेटिकल डिजीज होता है, जेनेटिकल डिजीज होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि पर्सन रेड या ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने में असमर्थ होता है। बेसिकली उसकी जो आंखें होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं। ओके, बेसिकली वो पर्सन ही कलर ब्लाइंड होता है, जिसकी वजह से उसकी जो आंखें होती है वो कलर को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी उनको परेशानी हो जाती है, तो उस कंडीशन को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये एक तरीके की जेनेटिकल बीमारी होती है। बेसिकली अगर पेरेंट्स में है तो पेरेंट की वजह से उसके बच्चों में होने के चांसेस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज एमआरआई। बेसिकली एमआरआई एक तरीके की टेक्निक होती है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर ऑटोमेटिक आंसर पे आते हैं। ओके, एमआरआई अगर देखा जाए, एमआरआई
तो जो एमआरआई होती है स्टूडेंट, वो उसका जो फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पहले इस ऑप्शन मतलब इसके फुल फॉर्म को ही आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आखिर ये फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो एमआरआई की अगर बात किया जाए तो एमआरआई जो होता है वो उसको फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, और एमआरआई में करते क्या है स्टूडेंट, तो एमआरआई में बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान की जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसकी पिक्चर ली जाती है इसी प्रोसेस के थ्रू। यानी मेरे कहने का मतलब सिंपली इतना है कि किसी पर्सन के अगर इंटरनल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, सपोज कीजिए कि किसी के फेफड़े का या किसी के लीवर का या किसी के किडनी का जो स्ट्रक्चर है या फोटो है उसको लेना है, तो उस पर्सन का एमआरआई किया जाता है, यानी उस पर्सन का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि रेडियो वेव को छोड़ा जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और वो अंदर जाके वाइब्रेट होने के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो डॉक्टर चाह रहा है उसका पिक्चर कैप्चर कर लेता है। ओके, तो बेसिकली एक तरीके का किसी भी इंसान के अंदर की जो फोटो होती है उसको लेने का एक तरीका है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बता ही दिया। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है उसकी बात कर रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि बोन बीएमडी टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर। तो सबसे पहले इसको ये जान लीजिए कि बीएमडी टेस्ट आखिर होता क्या है। बीएमडी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट की बोन मिनरल डेंसिटी। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। सवाल कह रहे हैं कि बीएमडी टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर आर्थराइटिस की अगर बात किया जाए तो मैंने अभी पिछले कुछ सवालों के पहले ही देखा है कि आर्थराइटिस एक तरीके की बीमारी होती है जो कि हड्डियों में होती है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये होती कैसी है, तो जब किसी इंसान के जॉइंट्स में यूरिक एसिड का जमाव हो जाए उस कंडीशन को आर्थराइटिस होता है, यानी तब उस पर्सन को आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बोन मिनरल डेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये आर्थराइटिस होता है, ये आपका होता है यूरिक एसिड से, यूरिक एसिड की वजह से। ओके, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो मैंने आपको भी पिछले कुछ सवालों में एक ऑप्शन में बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है, और इसमें होता क्या है कि किसी भी पर्सन का जो हड्डी होता है बहुत ही पोरस हो जाता है, यानी उनमें छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं और कमज़ोर हो जाता है, बेसिकली वीक हो जाता है, और उसके टूटने के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत आसानी से उस पर्सन की जो हड्डियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। ओके, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और इसी के चेक करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। ओके, किसी पर्सन के ऑस्टियो यानी हड्डियों के अंदर जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है, और बीएमडी का जो फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी कहा जाता है उससे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, यानी कोई आदमी है उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसको कब खाना बंद कर देना चाहिए, तो उस पर्सन को कौन सी बीमारी है। ओके, तो बुलिमिया या डायबिटीज या एनोरेक्सिया नर्वोसा या हाइपर एसिडिटी। तो जब कोई इंसान ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए उसे कब खाना बंद कर देना चाहिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बुलिमिया। बुलिमिया को अगर थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में देखा जाए तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका बुलिमिया नर्वोसा। इसका मेन नाम तो बुलिमिया नर्वोसा है, लेकिन शॉर्टकट में लोग बुलिमिया बोल देते हैं। तो बुलिमिया ही वो कंडीशन है जब किसी पर्सन को ये नहीं पता चल पाता कि उसको कब खाना बंद कर देना चाहिए, यानी वो अपनी क्षमता से ज़्यादा खा लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है, और उसे कंट्रोल करने के लिए बार बार वो वॉमिटिंग करता है, यानी उल्टियाँ करने लगता है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। ओके, यही रीज़न है कि उस पर्सन में मतलब जंक फूड खाने की आदत बढ़ जाती है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि एनोस्मिया
एनोस्मिया एक तरीके की बीमारी होती है स्टूडेंट, इसमें पर्सन कोई भी आदमी जो होता है वो सूंघने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, यानी क्षमता सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी सूंघने की क्षमता की बात कर रहा हूं, जो भी कंडीशन आप देख रहे हैं, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनोस्मिया। और इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट की बात नहीं कर रहा है, ओके। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल की ही बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच की बात नहीं कर रहा है, एंड सेंस ऑफ हिट ये भी नहीं कर रहा है, ओके। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी किसी भी इंसान में जब सूंघने की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनोस्मिया। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ब्लड, ओके। इन चारों में से किसकी प्रेजेंस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं? तो पहले ऑप्शन में दे रखा है हीमोग्लोबिन, दूसरे में दे रखा है कि मेट हीमोग्लोबिन, तीसरा दे रखा है आपका लेड, चौथा दे रखा है नाइट्रेट, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में 2 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो हो गया आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम और एक हो गया आपका ब्लू बेबी पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस सवाल के बारे में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आखिर होता कैसे है, ओके। तो जब कोई बच्चा स्टूडेंट, जब कोई इन्फेंट या मतलब छोटे उम्र का बच्चा जब बहुत ज़्यादा खाना खाता है और उसमें नाइट्रेट्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी नाइट्रेट्स, जब कोई बच्चा खाना खाता है या पानी पीता है तो उसमें अगर नाइट्रेट्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, वो आगे चल करके जब वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा तो यही नाइट्रेट जो होता है ये आगे चल करके नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि जब कोई बच्चा खाना खाता है, खाना खाने के बाद जब उस फूड में वाटर मिलता है, वाटर मिलने के बाद जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो जब उसमें ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। जब ये नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये रिएक्शन करता है नाइट्राइड्स के साथ तो ये आगे चल करके मेट हीमोग्लोबिन बना देता है, मेट हीमोग्लोबिन। अभी मैं इस पॉइंट को वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ है और समझने में हो सकता है मुश्किल हो जाए, ओके। तो मैंने ये बताया स्टूडेंट कि जब कोई बच्चा बहुत कम उम्र में खाना खाता है और उसके खाने और पानी में नाइट्राइट्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है तो वो आगे चल करके नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट्स की प्रेजेंट अगर ज़्यादा होती है तो आगे चल करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही नाइट्रेट जो होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है और इसी नाइट्राइट को आगे चल करके मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। और मेट हीमोग्लोबिन की जो आप यूँ कह लीजिए कि जो कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन को ढोने की नहीं होती, ओके, यानी नॉट कैरी ऑक्सीजन। मेट हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता नहीं होती, ओके। और इसी कंडीशन को बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिज्म। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेट हीमोग्लोबिज्म। और यही जो मेट हीमोग्लोबिज्म है इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। यही जो होता है इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो बेसिकली यह एक तरीके के मेट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। यानी जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो ब्लड में अगर मेट हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है उसी के द्वारा ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने एक पॉइंट और आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। एक होता है आपका, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिस वजह से थोड़ा समझने में आसानी हो, ओके। एक होता है स्टूडेंट आपका ब्लू बेबी
पॉल्यूशन डिजीज, ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज। ओके, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जब कोई इंसान पानी को पीता है और इसमें नाइट्रेट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, किसकी, नाइट्रेट की। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में दिखिएगा, ये क्योंकि 2-3 बार ये सवाल पूछ रखा है। तो जब कोई इंसान पानी पीता है और उसके पानी में यानी उस दूषित पानी में नाइट्रेट का प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा है, तो उसे ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो 2 तरीके का मैंने आपको सवाल बताया। एक बताया कि ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज़ किसकी वजह से होता है, तो नाइट्रेट की वजह से। एक सवाल मैंने आपको बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो जब ब्लड में मेट हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और यही रीज़न है कि वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाता, तो उस पर्सन को ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। ओके, आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस सवाल का आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी गोल्डन आवर इज रिलेटेड टू। मेडिकल के टर्म में अगर देखा जाए तो गोल्डन आवर के बारे में पूछा है कि वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, सेकंड दे रखा है प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड, तीसरा दे रखा है हार्ट अटैक, चौथा दे रखा है एक्चुअल चाइल्ड बर्थ। ओके, अगर गोल्डन आवर की बात किया जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर किसी भी वर्ड में अगर गोल्डन आवर लग जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्डन आवर यानी कुछ तो ऐसा होगा जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत होती होगी किसी इंसान के केयर में। ओके, तो गोल्डन आवर की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, जब किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ता है ना, तो शुरुआती जो मतलब जब दिल का दौरा पड़ता है उस समय से लेकर 1 घंटे तक का जो टाइम होता है उसी चीज़ को दिल का मतलब गोल्डन आवर कहा जाता है। यानी दिल का दौरा पड़ने पर, दिल का दौरा यानी कह लीजिए आप हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जब किसी इंसान को आता है तो जब आता है वहाँ से लेकर के लगभग अगले 1 घंटे तक, 1 घंटे तक का जो समय होता है इसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। और यही अगर इसी समय यानी इसी 1 घंटे में अगर उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जाए तो उसके चांसेस होते हैं बच जाए, अदरवाइज मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि वो इंसान बच पाएगा। ओके, तो जो गोल्डन आवर है वो रिलेटेड है किससे, हार्ट अटैक से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि CPR स्टैंड फॉर, ये 2024 के जो PYQ से मतलब PCS का सवाल था, पेपर था, उसमें आया हुआ है। ओके, CPR की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है। ओके, तो CPR को अगर देखा जाए स्टूडेंट तो CPR जो होता है एक तरीके का जीवन रक्षक आपातकालीन प्रक्रिया है। यानी आप कभी देखिए किसी हार्ट के पेशेंट को जब उसे हार्ट अटैक आता है तो जनरली उसे CPR दिया जाता है। ओके, तो इसी का फुल फॉर्म पूछ रखा है CPR का अगर बताया जाए स्टूडेंट तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है कार्डियो प्रोग्राम रेस्क्यू, यहाँ पे प्रोग्राम कुछ उतना मिलता जुलता टर्म नहीं लग रहा है कि मेडिसिनल मतलब प्रॉपर्टी रखता होगा, यानी प्रोग्राम तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कार्डियो प्रोग्राम रेस्क्यू की अगर बात किया जाए तो प्रोग्राम से मैं अगर चाहूँगा तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं पहला ऑप्शन को एलिमिनेट किया, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्डियक पल्सटाइल रिवीजन नामक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो साइंस के टर्म में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हो। ओके, ये ऑप्शन भी आपका लगभग नहीं होने के चांसेस है। ऑप्शन नंबर अगर सी और डी देखा जाए तो यहाँ पे दे रखा है कि कार्डियो पल्मोनरी, यहाँ भी दे रखा है कार्डियो पल्मोनरी जो कि हार्ट से रिलेटेड है। ओके, कार्डियो की बात जब भी आएगी तो वो हार्ट से संबंधित होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर कार्डियो की बात आ रही है तो जनरली वो हार्ट से ही संबंधित होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में आप देख पा रहे होंगे कार्डियो पल्मोनरी इसमें भी दिया है, कार्डियो पल्मोनरी इसमें भी दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिससिटेशन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिवीजन। तो मैंने रिवीजन ऑप्शन नंबर बी को कट किया है, तो अगर मैं यहाँ पे कट करूँ तो आपको एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा और यही CPR का फुल फॉर्म भी है। ओके, तो बेसिकली ये इसको फुल फॉर्म अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि बीटा ब्लॉकर इज अ मेडिसिन टू सेव फ्रॉम, यानी बीटा ब्लॉकर एक तरीके की दवा होती है, वो हमें किससे बचाती है? हार्ट अटैक से, या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से, या क्रॉनिक डायबिटीज से, या इनमें से किसी से नहीं। तो बीटा ब्लॉकर जो होता है स्टूडेंट एक तरीके की दवा होती है जो हमें हार्ट अटैक से बचाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर का यूज कहाँ किया जाता है? ये आपका किया जाता है हार्ट अटैक के दौरान। अगर बीटा ब्लॉकर की बात किया जाए तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, ओके, या आल्सो नोन एज बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, ये इसका दूसरा नाम है। अगर बीटा ब्लॉकर की जगह अगर ये भी दे दिया तो ये सेम ही बात पूछ रहा है, ओके। क्या मैंने बताया कि बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ओके। तो बेसिकली ये इसके नाम है। और ये ऐसी दवाइयाँ जो होती है ये बीटा ब्लॉकर को और जहाँ पे यूज होता है वो भी मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि हार्ट अटैक के अलावा ये जो होता है हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज़ किया जाता है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा अगर देखा जाए तो एंजीमा के टाइम इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती हैं, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, इन सब में मिला के बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है उसका यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ हार्ट अटैक की बात तो मैंने पहले ही कर दिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट, यानी 4 तरीके का मिनरल ऑप्शन में दे रखा है, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम एंड आयरन। ये पूछ रहा है सवाल में कि इन चारों में से कौन सा है जो कि हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम जो है हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ओके। इट हेल्प्स ट्रिगर द हार्ट बीट टू स्क्वीज ब्लड थ्रू बॉडी, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब हार्ट के पास ब्लड होता है तो ये हृदय को शरीर में रक्त प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है, एक्साइट करता है बेसिकली हार्ट को। पोटेशियम जो होता है वो हार्ट को एक्साइट करता है कि वो पंप करे, जिस वजह से बॉडी में पूरा ब्लड फैले, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन अमंग दीज इज रिलेटेड द डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, यानी वही सवाल है, अगर उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे तो इसको ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए प्रेरित करता है यानी एक्साइट करता है, वो कौन करता है? तो पोटेशियम करता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है डैमेज ऑफ किडनी या मसल पैरालिसिस, मैंने हार्ट की बात किया था न कि किडनी या मसल पैरालिसिस की, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं एलिमिनेट करूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एनीमिया, एनीमिया तब होता है इंसान जब किसी के बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, आयरन की कमी, जब किसी इंसान के बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में उसे एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जॉइंट पेन एंड ब्लरी विजन, जॉइंट पेन होगा तो उसे हो सकता है आर्थराइटिस हो जाए, ना कि पोटेशियम की कमी से कोई रोग होगा, ओके। तो बेसिकली ये ऑप्शन चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो आपका लो ब्लड प्रेशर की अगर बात किया जाए, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, यानी लो ब्लड प्रेशर सॉरी लो बीपी, अगर किसी को लो बीपी है तो उसमें हो सकता है कि पोटेशियम की कमी हो, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि इफ एल्ब्यूमिन इज रिलीजिंग विद यूरिन देन द फेलर ऑफ विच ऑर्गन में ऑकर, यानी सवाल ये पूछ रहा है कि इंसान के अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा अगर देखने को मिल रही है, यानी एल्ब्यूमिन का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, तो उस इंसान में कौन सा ऑर्गन है जो कि उसे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लीवर, दूसरा किडनी, तीसरा हार्ट दे रखा है, चौथा दे रखा है आपका स्प्लेन। तो एल्ब्यूमिन की बात कर रहे हैं अगर, एल्ब्यूमिन
एल्ब्यूमिन होता क्या है स्टूडेंट? तो एल्ब्यूमिन की अगर बात किया जाए तो जो एल्ब्यूमिन होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है, ये अ प्रोटीन, और ये मिलता कहाँ है कि ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ओके, एल्ब्यूमिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर इसका जो कंसंट्रेशन है यूरिन में बढ़ने लगे, यानी जब कोई इंसान यूरिन करता है तो उसमें अगर एल्ब्यूमिन का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी किडनी पे कोई ना कोई इफेक्ट है। ओके, और यही रीजन है कि उसकी किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी भी इंसान के यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है तो उस इंसान का जो किडनी है उसका फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, अब रही बात किडनी की, तो किडनी के बारे में एक और सवाल है या एक और पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि जब कोई इंसान लंबे समय तक फास्ट रहता है या उपवास रह लेता है, उपवास या इसी को फास्ट बोला जाता है। ओके, जब कोई इंसान काफी लंबे समय तक फास्ट रहता है तो जो सबसे ज्यादा अफेक्ट पहुंचेगा किसी ऑर्गन पे तो वो आपका ऑर्गन किडनी ही होगा, यानी किडनी पे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा जब कोई इंसान बहुत ज्यादा लंबे समय तक उपवास रह ले। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहले लिस्ट में दे रखा है रेडियो आइसोटोप और दूसरे में दे रखा है डायग्नोस्टिक यूज, यानी वो जो रेडियो आइसोटोप है उनका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। ओके, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में जाने तो एक पॉइंट, इससे जाने से पहले मैं एक चार्ट आपको बना देता हूं जिससे कि इससे संबंधित जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेगा वो सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाए। ओके, तो चार्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं एक चार्ट, उस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और सपोज वो रेडियो आइसोटोप की अगर हम लोग बात करें तो रेडियो आइसोटोप यहाँ पे है और उसका यूज कहाँ पे होगा। ओके, दूसरे साइड आप लोग लिख लीजिए यूज। पहला रेडियो आइसोटोप की अगर हम लोग बात करें तो आर्सेनिक 74 होता है। ओके, पहला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है आपका आर्सेनिक 74। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है ट्यूमर के डिटेक्शन में, ट्यूमर के डिटेक्शन में, यानी ट्यूमर की खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आर्सेनिक 74 का। सेकंड की अगर बात किया जाए तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। ओके, इसका कहाँ किया जाता है स्टूडेंट? तो इसका बेसिकली कैंसर के डिटेक्शन में किया जाता है, कैंसर के डिटेक्शन में, या आप कह लीजिए ल्यूकेमिया नामक एक ब्लड कैंसर होता है उसके में भी आप देखने को पाएंगे, मतलब कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है इसके भी डिटेक्शन के लिए। तो बेसिकली जो कोबाल्ट 60 है वो कैंसर और ल्यूकेमिया दोनों के डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक आइसोटोप आपका हो जाएगा आयोडीन 131। इसका उपयोग बेसिकली थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, ये नेक में यानी गले में पाया जाता है। तो इसके इफेक्ट को, यानी इसके जो इसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि सोडियम 24। अगर सोडियम 24 रेडियो आइसोटोप की बात किया जाए तो इसका उपयोग जो होता है वो, आप ब्लड डिसऑर्डर की बात करें, अगर ब्लड डिसऑर्डर उसमें इसका उपयोग होता है। ब्लड डिसऑर्डर में मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ब्लड क्लॉट अगर किसी के बॉडी में हो रहा है तो उसको जानने के लिए भी हम लोग सोडियम 24 का यूज करते हैं। ब्लड क्लॉट की बात कर लीजिए। ब्लड क्लॉट के अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है कि नहीं, यानी ब्लड फ्लो में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। ओके, इसके बाद हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट पांचवें पॉइंट पे, पांचवा पॉइंट है आपका फास्फोरस 32।
फास्फोरस 32 जो है स्टूडेंट, ये इसका उपयोग जो होता है ये ल्यूकेमिया के आइडेंटिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऑप्शन नंबर 2 मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, और फास्फोरस, इन दोनों का उपयोग, कोबाल्ट 60 या फास्फोरस 32, इन दोनों का उपयोग ल्यूकेमिया के आइडेंटिफिकेशन में उपयोग किया जाता है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट एक पॉइंट और है आपका गोल्ड 198, ये भी एक तरीके का रेडियो आइसोटोप है गोल्ड का। इसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, आई होप इस टॉपिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को, बेसिकली इस चार्ट को आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कौन सा रेडियो आइसोटोप किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। मैं जस्ट रिपीट कर दे रहा हूं इसको। आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर के मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट की अगर बात किया जाए, कोबाल्ट 60 का, तो ये कैंसर के लिए, और कैंसर के साथ साथ ये ल्यूकेमिया में भी हेल्प करता है। और आयोडीन 131 की अगर बात किया जाए, तो आयोडीन 131 जो है स्टूडेंट, वो आपका थायराइड ग्लैंड में उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 की अगर बात किया जाए, तो ये ब्लड डिसऑर्डर में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ब्लड डिसऑर्डर कई तरीके का हो सकता है। सपोज कीजिए किसी की बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी भी जानकारी के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जा सकता है। ओके, अब फास्फोरस 32 की अगर बात किया जाए, तो ये ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। ओके, किया जाता है। और ल्यूकेमिया का मैंने 2 पॉइंट बताया आपको, कोबाल्ट 60 भी है और फास्फोरस 32 भी है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया, गोल्ड 191, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। ओके, आई होप इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। तो सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट? सवाल कह रहा है कि ये कुछ रेडियो आइसोटोप दे रखा है और ये किन किन चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो आर्सेनिक 74 की बात कर रहा है, फिर कोबाल्ट 60 की, फिर आयोडीन 131 की बात कर रहा है, फिर सोडियम 24 की बात कर रहा है। ओके, तो इसमें सबसे ईजिएस्ट अगर ध्यान में देखा जाए तो आयोडीन 131 है। अगर इसको मैच कराने की कोशिश करें तो कैंसर से होता है, बिल्कुल नहीं। ट्यूमर से होता है, नहीं होता है। ब्लड डिसऑर्डर से होता है, ये भी नहीं होता है। तो आयोडीन 131 आपका थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अगर सी को हम ए से मैच करा दें, तो एक ऑप्शन आपका बी बचा, एक ऑप्शन आपका सी बचा। ऑप्शन नंबर डी चला गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चला गया। ओके, अगर एक पॉइंट आपको ये पता है, तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में जो मतलब डी में दे रखा है वो 2 से मैच कराया हुआ है। ओके, यहाँ भी 2 से मैच कराया, यहाँ भी 2 मैच। अगर डी को हम लोग 2 से मैच कराते हैं, यानी सोडियम 24 का ब्लड डिसऑर्डर में उपयोग किया जाता है, तो ये अभी भी आपका मामला फंसा हुआ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो कोबाल्ट 60 की हम लोग बात किए थे अभी, वो हम लोगों ने कैंसर या ल्यूकेमिया के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट 60, अगर बी को हम 4 से मैच कराते हैं तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, और जो आर्सेनिक 74 है, मैंने आपको बताया ही चार्ट में कि इसका उपयोग ट्यूमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। अब अगला सवाल कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इन चारों में से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो कोबाल्ट 60 की अगर बात किया जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ बॉडीज इंटरनल नियोप्लाज्म। अगर नियोप्लाज्म की बात करें कि ये टर्म क्या है, तो ये बेसिकली एक तरीके का नया बना हुआ ट्यूमर, यानी न्यूली फॉर्म्ड ट्यूमर की बात कर रहा है। ओके, यानी जब किसी इंसान का कोई सेल बहुत ही रैंडमली डिवाइड होने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्यूमर। ये बहुत ही, अगर ट्यूमर और कैंसर के थोड़ी सी डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि ट्यूमर क्या होता है और कैंसर क्या होता है, तो ट्यूमर और कैंसर की बात अगर किया जाए, कैंसर, ओके, तो इसमें बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। ट्यूमर जनरली हार्मफुल नहीं होता है, होता तो ये भी एक, पहले अगर कोई कैंसर बना है तो उसका इनिशियल स्टेज किसी न किसी ट्यूमर से ही गया होगा। यानी ट्यूमर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल मास, यानी जब कोई सेल काफ़ी रैंडमली ग्रो करने लगती है तो वो एक तरीके का मतलब
बड़ा सा थैला बना लेती है, बेसिकली एक बॉल की नुमा हो जाती है, उसी कंडीशन को बोलते हैं ट्यूमर। लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता है, अगर इनिशियल कंडीशन में चेक कर लिया जाए तो ये हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कैंसर जो होता है ये जनरली हार्मफुल होता है। ओके, तो बेसिकली सिंपली आप एक पॉइंट इस समझिए कि ट्यूमर जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता। इससे इंसान अगर इनिशियल कंडीशन में इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ओके, लेकिन कैंसर की बात अगर किया जाए तो ये मैलाइन अगर स्टेट में पहुंच गया तो ये खतरा पैदा कर सकता है। ओके, तो कोबाल्ट 60 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ बॉडीज इंटरनल नियोप्लाज्म, तो नियोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि एक तरीके के ट्यूमर को बोलते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें यूज किया जाता है। मैंने अभी चार्ट में बताया आपको कोबाल्ट 60 जो है कैंसर या ल्यूकेमिया में यूज किया जाता है। तो नियोप्लाज्म एक तरीके का ट्यूमर होता है, तो उसमें भी यूज किया जाएगा। ओके, आयोडीन 131 की अगर बात किया जाए तो ये ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड नियोप्लाज्म, बिल्कुल ये भी थायराइड की बात किया है, ये भी सही है। फास्फोरस 32 की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि फास्फोरस 32 जो होता है वो ल्यूकेमिया में उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड 198 की अगर बात किया जाए तो ये ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिसऑर्डर की बात कर रहा है। रेटिनल डिसऑर्डर जनरली ये आंखों में होता है। ओके, आंखों का जो रेटिनल डिसऑर्डर होता है उस कंडीशन में कह रहा है कि गोल्ड 191 का उपयोग किया जाता है। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड 191 जो होता है जनरली स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ना कि रेटिनल डिसऑर्डर को। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यही एक गलत है। ओके, बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एलिमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी, यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है जो कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसको उसकी स्पीड को मेजर कर रहा है। तो रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। ओके, तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि सोडियम 24 जो होता है, सोडियम 24 ये ब्लड डिसऑर्डर को मेजर करने में उपयोग किया जाता है। ब्लड डिसऑर्डर सोडियम 24 की अगर बात किया जाए तो ये ब्लड डिसऑर्डर को मेजर करने में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल ही पूछा है कि ब्लड फ्लो, ह्यूमन बॉडी के ब्लड फ्लो की स्पीड को मेजर करने के लिए इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम, रेडियो का मतलब रेडियो एक्टिव सोडियम। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कोबाल्ट 60, ये भी रेडियो एक्टिव कोबाल्ट की बात कर रहा है, इज जनरली यूज्ड इन रेडिएशन ट्रीटमेंट बिकॉज इट इजेक्ट्स, यानी इसका उपयोग रेडिएशन ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बिकॉज ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ये इजेक्ट करता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, डेल्टा रेज या नहीं गामा रेज या डेल्टा रेज। ओके, तो ये न तो अल्फा करता है, न तो बीटा करता है, न तो ये एक्स रेज करता है। ओके, ये क्या करता है कि गामा रेज को एक्साइट करता है। ओके, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जो अगर किसी कोबाल्ट 60 की बात किया जाए, कोबाल्ट 60 जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस पर अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराया जाए, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाए स्टूडेंट, तो वो आगे चल करके गामा रेज का फ्लो निकालेगा। ओके, यानी गामा रेज को इजेक्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, यानी वो कौन सा रेडियो आइसोटोप है जो कि ट्यूमर के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। तो उस लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का सवाल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्सेनिक 74 मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग ट्यूमर के डिटेक्शन में किया जाता है। ओके, कोबाल्ट का मैंने बताया था कि कैंसर और ल्यूकेमिया में किया जाता है। सोडियम जो होता है ये ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। ओके, लेकिन कार्बन 14 की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली कार्बन 14 एक ऑप्शन बचा है जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था। तो कार्बन 14 क्या करता है? इसका उपयोग यूज टू डिटेक्ट या यूज टू डेट ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, कार्बन 14 का किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की लाइफ को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक 74 करेक्ट होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द रेडियो आइसोटोप यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। ओके, ल्यूकेमिया की बात मैंने दो जगह आपको बताई थी, कोबाल्ट 60 और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था फास्फोरस 32।
कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 मैंने आपको बताया था कि ये ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एंड साथ साथ ऑप्शन नंबर डी दोनों ही करेक्ट होगा, यानी इसका सी एंड डी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, सोडियम 24 ये ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोनों होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। तो सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि ल्यूकेमिया जो कि एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ओके, तो सवाल ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी एबनॉर्मल नंबर अगर बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी बढ़ोतरी हो जाए, तो उस वजह से ल्यूकेमिया होगा। तो एक एक करके देखते हैं। बोन सेल की बात कर रहा है तो बोन सेल की वजह से तो नहीं होता है। प्लेटलेट्स की बात कर रहा है तो ब्लड में एक पार्ट ये भी होता है, देखते हैं। आरबीसी की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल का मतलब होता है आरबीसी। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। ओके, तो प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ये तीनों कंबाइंड मिलकर के ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, लेकिन जब किसी इंसान को ब्लड कैंसर होता है तो उसके ब्लड में अगर किसी चीज़ की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है तो वो होती है डब्ल्यूबीसी की, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी इंसान को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है स्टूडेंट ना, तो उसके ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसकी जो नॉर्मल काउंट होती है, मतलब जो एक मतलब संख्या होती है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी किसी इंसान के ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। ओके, और अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए कि इसका काम क्या होता है, तो ये जनरली जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है तो उससे ये किल करने का काम करता है। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, तो इसका इस पर्टिकुलर सवाल 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंट थेरेपी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, तो सवाल ये थोड़ा सा लेटेस्ट है और इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा रिसेंट थेरेपी है जो हर तरीके के कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 3D कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी यानी 3D CRT। ऑप्शन बी कह रहा है इम्यूनोथेरेपी। ऑप्शन सी कह रहा है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी यानी IMRT। चौथा कह रहा है आपका मॉलिक्यूलरली टारगेटेड थेरेपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी जो है IMRT, इसका उपयोग आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑन्कोलॉजी के फील्ड में किया जाता है। ऑन्कोलॉजी की फील्ड में अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का हो रहा है, किसका, IMRT का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑन्कोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट? ये मेडिसिन का एक ब्रांच होता है जिसमें कि ट्यूमर और कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओके, स्टडी ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर जो ब्रांच है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, अगला सवाल कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन, यानी सेरिब्रल पाल्सी एक रोग होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है और ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, ओल्ड पीपल में या ड्रग एडिक्ट्स में या स्मॉल चिल्ड्रन में या ओनली लेडीज़ में। ओके, तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्मॉल चिल्ड्रन, यानी जो सेरिब्रल पाल्सी होता है ये बेसिकली ज़्यादातर देखने को मिलता है जब कोई मतलब इन्फेंट कंडीशन में हो या बहुत ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड कंडीशन में हो, यानी इन्फेंट कंडीशन, इन्फेंट या अर्ली चाइल्डहुड। ओके, जब कोई बच्चा बहुत ही छोटी उम्र में होता है तो उसी समय ये रोग होने की चांसेस बढ़ होते हैं। ओके, सेरिब्रल पाल्सी, और ये इसमें ज़्यादातर जो मसल मूवमेंट होती है या ब्रेन का कुछ हिस्सा होता है वो थोड़ा डैमेज होने के चांसेस होता है। तो बेसिकली जो सेरिब्रल पाल्सी होता है वो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है
रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैजार्डस न्यूरल डिजीज अल्जाइमर्स, यानी अल्जाइमर नामक एक बीमारी होती है जो कि न्यूरल बीमारी होती है, और ये हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसका डिस्कवरी किया है। ये 2013 का सवाल है, तो बेसिकली ये करंट का सवाल है। ओके, उस दौरान ये करंट में रहा होगा। तो ये सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट प्रोटीन, यानी किसी पर्सन में अल्जाइमर डिजीज अगर हो रहा है तो किसी एक प्रोटीन की वजह से हो रहा है, वो प्रोटीन कौन सा है। ओके, तो उस प्रोटीन का अगर नाम देखा जाए स्टूडेंट, तो उसका नाम है बीटा एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, प्रीकर्सर प्रोटीन। इसी प्रोटीन की वजह से किसी पर्सन में एल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज लेस ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशन। ओके, पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में आईज, हार्ट, ब्रेन और लंग्स में वो कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है जो कि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उसके लिए सबसे कम ससेप्टेबल है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है तो उसकी वो किसी पर्सन की आंखें होती है, यानी किसी हार्मफुल रेडिएशन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अगर ऑर्गन देखा जाए तो वो आँख होती है। ओके, लेकिन सबसे कम प्रभावित होने वाले की बात किया जाए तो ब्रेन होता है। ओके, यहाँ पे पूछा है सबसे कम वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ब्रेन जो होता है ये लेस ससेप्टेबल है। ओके, लेस ससेप्टेबल ऑफ हार्मफुल रेडिएशन है। ओके, लेकिन अगर आंखों की बात किया जाए आई तो ये मैक्सिमम या मैक्स ससेप्टेबल है। ओके, आई होप पॉइंट को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेन, जो कि सबसे कम ससेप्टेबल होता है किसका, हार्मफुल रेडिएशन का। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, ब्रेन डिजीज आर डायग्नोस्ड बाई, ब्रेन जो डिजीज होते हैं ह्यूमन में वो किसके द्वारा डायग्नोस किया जाता है। तो ब्रेन डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है EEG। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। बेसिकली जो इंसेफेलो है ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, और इस वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो EEG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ओके, ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो ये ब्रेन में अगर कोई डिजीज़ हो गया, कोई रोग हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्सन का हॉस्पिटल में जाने के बाद EEG किया जाता है, यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम किया जाता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही होगी, और जो भी UPPCS का तैयारी कर रहे हैं या जो भी UPPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसकी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें साइंस का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। 150 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन हर साल हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ओके, जिस भी एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आता है और वो एग्ज़ाम बेसिकली आप UPPSC उसको कंडक्ट कराता है, तो जनरली एक रफ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 20 सवाल आपको देखने को मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के। उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपको बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं, इसके बाद फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। ओके, तो सबसे ज़्यादा UPPSC की अगर बात किया जाए जो वेटेज है तो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के बाद आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, इसके बाद आप केमिस्ट्री की बात कर लीजिए। ओके, ये तीनों में अगर देखा जाए तो ये वेटेज है। ओके, सबसे ज़्यादा लगभग 10 से 15 सवाल इससे देखने को मिलते हैं, 4 से 5 सवाल इससे देखने को मिलते हैं, और 2 से 3 सवाल आपके केमिस्ट्री से देखने मिलते हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई बच्चा BPSC की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में जो भी 150 के होते हैं तो 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 150। ओके, ये BPSC की बात मैं कर रहा हूँ, तो साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है। ओके, तो ये सीरीज मैंने बेसिकली शुरुआत साइंस से किया है, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करूँगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरीज होगी कि सर मतलब यहाँ पे क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, या मतलब इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो बचे हुए सवाल हैं और साथ में एक और जो टॉपिक है उसके सवाल को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग भी मतलब
बोलेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी सर आप वीडियो नहीं बनाइए, तो इस वजह से मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप ये सीरीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट, अब हम लोग अगले लेक्चर में किसी मतलब इसके आगे के सवाल को देखेंगे। आज तक के लिए मतलब आज यहाँ तक आप लोग देखे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फिर मिलते हैं अगले कल मतलब जो भी बचे सवाल हैं उसके साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।